नमस्कार। सामुदायिक अधिकारों और वन शासन से संबंधित इस कोर्स के तीसरे मॉड्यूल के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि समुदाय कानूनी तौर पर वन अभिशासन में कैसे भाग ले सकता है। अब आप यह तो जानते हैं कि वे वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए डायवर्जन संबंधी फैसलों और वन्यजीव संरक्षण संबंधी फैसलों में किस प्रकार से भागीदारी दे सकते हैं। अब यह समझने का समय है कि इन निर्णयों के अलावा उन क्षेत्रों के शासन में वे किस प्रकार से भागीदारी दे सकते हैं। आइए पहले वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए डायवर्जन संबंधी निर्णयों पर विचार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संदर्भाधीन वन भूमि के क्षेत्रफल तथा प्रस्तावित भू उपयोग के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम के नियमों और प्रक्रियाओं के तहत अलग अलग प्रस्तावों की अलग अलग स्तर पर समीक्षा की जाती है। इस प्रक्रिया के तीसरे चरण के अंत में प्रस्तावों को अनुमोदन कुछ शर्तों के साथ दिया जाता है, जिनको उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। इन शर्तों का अनुपालन शासन का एक पहलू है, जिसकी निगरानी स्थानीय समुदायों द्वारा की जा सकती है। यहाँ तक कि कुछ संस्थानों की सहायता से स्थानीय समुदाय इन शर्तों के प्रवर्तन में सहायता कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जहां पर वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 2 के अंतर्गत राज्य सरकार को अनुमति दी गई है, आपके लिए 2 दस्तावेज अति महत्वपूर्ण होते हैं। पहला दस्तावेज पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा चरण 2 क्लियरेंस है, जिनके साथ अनेक शर्तें जुड़ी रहती है कि गतिविधि शुरू करने से पहले या खानों या पन विद्युत बिजली स्टेशन के प्रचालन के दौरान क्या किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की शर्तों के स्वीकार किया जा सकता है और साथ ही और शर्तें जोड़ी भी जा सकती हैं। इसलिए हम दोनों के लिए अनिवार्य है कि हम इन पूरी शर्तों को जान लें कि जिन पर डायवर्जन आधारित है। इन शर्तों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप जुर्माना लगाया जा सकता है और मंजूरी को रद्द किया जा सकता है। किसी भी खास समय पर संयंत्र के प्रचालन के दौरान यदि आपको यह पता लगता है कि डायवर्जन प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रदत्त कुछ जानकारी या आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी झूठी या दुर्भावनापूर्ण है, तो इस मुद्दे को विनियामक प्राधिकरणों के साथ उठा सकते हैं या न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बना सकते हैं, जिसमें यह कहा जा सकता है कि जिस आधार पर अनुमोदन किया गया था वह गलत था, इसलिए इसके विरुद्ध शिकायत की जा रही है। अंतिम अनुमोदन मिल जाने के बाद उन शर्तों को जानना महत्वपूर्ण है जिनके आधार पर अनुमोदन दिया गया है। प्रत्येक अनुमोदन के लिए एक विनियामक प्राधिकारी होगा जो कि अनुपालन की निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई शर्त यह है कि वन भूमि पर है और अधिक अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, तो संबंधित प्राधिकारी वन विभाग होगा, क्योंकि किसी खास क्षेत्र में रहने वाले लोग या उस क्षेत्र की यात्रा करने वाले लोग अक्सर जानते हैं कि गांव की सीमाएं और वन की सीमाएं कौन सी है। यदि आपको नहीं मालूम तो सीमाओं की माप का तंत्र मौजूद है। यह निर्धारित करने के लिए फोटोग्राफिक साक्ष्य हमेशा उपयोगी रहता है कि क्या निर्धारित क्षेत्र के बाहर निर्माण किया गया है। पानी और वन्य जीवों की आवाजाही के संदर्भ में बहुत स्पष्ट शर्तों के साथ वन डायवर्जन अनुमतियां दी जाती हैं। उनमें यह उल्लेख किया जा सकता है कि वन्य जीव प्रबंधन योजना का अनुपालन किया जाना चाहिए और उत्तरदायी एजेंसियों का भी उल्लेख किया जा सकता है। इस वन्य जीव प्रबंधन योजना की समीपवर्ती समीक्षा से आपको ऐसे मामलों को समझने में सहायता मिलेगी जहां पर योजना को लागू नहीं किया गया, और यह भी जानकारी मिल सकती है कि प्रबंधन योजना के लिए किए गए उपाय पर्याप्त नहीं हैं। इस प्रकार वन मंजूरी मिल जाने के बाद भी प्रभावों को कम करने के लिए इन पहलुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
समान रूप से जब इसका संबंध वन अधिकार अधिनियम से होता है, उदाहरण के लिए हम पॉस्को इस्पात संयंत्र के मामले में एक शर्त यह भी थी कि वन अधिकारों की पहचान अनुमोदनों के बाद भी बनी रहेगी। इसलिए इन सभी बातों के संबंध में चरण 1 और चरण 2 के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। अब यदि चरण 1 और चरण 2 के बीच में कोई शिकायत है तो आप इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में चरण 2 के बाद भी इसका उल्लेख कर सकते हैं। इस बात के लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है। इसका लाभ यह है क्योंकि इस संबंध में समस्या समाधान की कोई विहित प्रक्रिया नहीं है। आप इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अपनी शिकायतों को बताते समय जितना चाहे इनोवेटिव तरीका अपना सकते हैं। इस प्रकार वन क्षेत्रों का गैर वन क्षेत्रों में डाइवर्जन कर दिए जाने के बाद भी उनके शासन में समुदाय भागीदारी दे सकता है। आइए अब यह देखते हैं कि वनों के प्रबंधन में ऐसा कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम उन क्षेत्रों के प्रबंधन पर विचार करेंगे जिन्हें आवश्यक रूप से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में वनों का प्रबंधन कार्यशील योजनाओं के अंतर्गत राज्य वन विभागों द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं का अनुमोदन और इनके कार्यान्वयन की निगरानी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की जाती है। मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशील योजना भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सभी कार्यशील योजनाओं के लिए मानक प्रारूप को निर्धारित करता है। इसमें कहा गया है कि सभी कार्यशील योजनाएं सामान्य गांव आधारित योजना के अनुसार होनी चाहिए। स्थानीय हितार्थियों की भागीदारी और लाभ के लिए कार्यशील योजना के विस्तृत दायरे में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन के लिए माइक्रो योजनाओं को तैयार किया जाना चाहिए। संयुक्त वन प्रबंधन की नीति के अंतर्गत समुदायों द्वारा स्वयं को JFM समितियों, जो आमतौर पर वन संरक्षण समिति के रूप में जानी जाती हैं, के तौर पर संगठित किया जाता है ताकि समीपवर्ती वनों का संरक्षण तथा प्रबंधन किया जा सके और इसका निर्देश स्थानीय रूप से तैयार उपविधियों और सूक्ष्म योजनाओं द्वारा किया जाए। अधिकांश गैर टिम्बर वन उत्पादों के इस्तेमाल और बिक्री और साथ ही टिम्बर से आय पर सीधे एक्सेस और नियंत्रण के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन से समुदाय को काफी लाभ मिलते हैं। लेकिन संयुक्त वन प्रबंधन नीतियों के अंतर्गत वन विभागों की इन शक्तियों और वन में रहने वाले समुदायों की बाध्यताओं और विशेषाधिकारों को वन अधिकार अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जैसा कि आपने सीखा है कि वनवासियों के सामुदायिक अधिकारों में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं। निस्तार अधिकार, जो कि वन उत्पादों के इस्तेमाल के परंपरागत अधिकार हैं। लघु वन उत्पादों पर स्वामित्व का अधिकार, जिन्हें गांव की सीमाओं के भीतर और बाह्य परंपरागत रूप से एकत्रित किया जाता है और ऐसे उत्पादों का संग्रहण, इस्तेमाल और निपटान का अधिकार। जल निकायों के उत्पादों जैसे मछली का इस्तेमाल करने का अधिकार, पशुओं को चराने का अधिकार और किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की संरक्षा, पुनरुज्जीवन या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार, जिन्हें वे परंपरागत रूप से वहनीय प्रयोग के लिए संरक्षित और परिरक्षित करते आ रहे हैं। लघु वन उत्पादों में सभी गैर टिम्बर वन उत्पाद शामिल हैं जिनका उद्गम पादपों से होता है, जैसे बांस, मोम, तेंदू या केंदू पत्ते, औषधीय पादप और जड़ी बूटियां, कंदमूल आदि। वन अधिकार अधिनियम में लघु वन उत्पादों के स्वामित्व पर सामुदायिक अधिकार के बाद अनेक राज्यों में उनके व्यापार के संबंध में एकाधिकार अब अवैध बन चुके हैं। अधिकार धारकों के निजी तौर पर
यह सहकारी संस्थाओं या फेडरेशन के रूप में व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से लघु वन उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और मार्केटिंग के अधिकार हैं। इन गतिविधियों के संबंध में कोई भी शुल्क या अन्य लगाए गए प्रभार, जैसे कुछ राज्यों में मार्गस्थ नियमों के अंतर्गत लघु वन उत्पादों के परिवहन पर लगाए गए शुल्क भी अवैध हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संयुक्त वन प्रबंधन नीतियों के अंतर्गत लघु वन उत्पादों को एक्सेस करने के लिए उन्हें प्रदान किए गए विशेषाधिकार और रियायतों के विपरीत ये संसद द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत वास्तविक स्वामित्व अधिकार हैं। इन अधिकारों को न्यायालय में दावे के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। विशेष रूप से वन अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद से समुदायों द्वारा बांस और तेंदुपत्ते जैसे लघु वन उत्पादों के व्यापार से राजस्व अर्जित करने के लिए इन अधिकारों का इस्तेमाल किया गया है। कुछ क्षेत्रों में ग्राम सभाओं ने किसी भी प्रकार की अंधाधुंध कटाई और अन्य पारिस्थितिकीय रूप से विनाशक अभ्यासों को विनियमित करने के लिए कड़े कानून बनाए हैं और अपक्षीय वन क्षेत्रों के पुनर्जीवन के लिए दीर्घकालिक योजनाएं लागू की हैं। जैसा कि हमने जाना है, इन अधिकारों को पहचान प्रदान करने के अलावा वन अधिकार अधिनियम द्वारा रिहायशों के स्तर पर ही निर्णय लेने के लिए प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं को लागू किया गया है, जिसमें ग्राम सभा द्वारा मुख्य भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। इन शासी शक्तियों को बेहतर समझने के लिए हम 2007 में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बने नियमों पर भी विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वन अधिकारों को धारण करने वाले लोग और समुदाय तथा ग्राम सभाओं द्वारा वन्य जीवों, वनों और जैव विविधता की संरक्षा करने की शक्तियां और कर्तव्य हैं, और इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए ग्राम सभाएं वन्य जीवों की संरक्षा के लिए समितियां गठित कर सकती हैं। सामुदायिक वन संसाधनों के लिए तैयार की गई संरक्षण और प्रबंधन योजनाओं को वन विभागों की संरक्षण और प्रबंधन योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। मार्गस्थ परमिट के संबंध में इन समितियों द्वारा लिए गए निर्णय, उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय का इस्तेमाल और प्रबंधन योजनाओं में परिवर्तनों को ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इन अधिकारों और नियंत्रण की शक्तियों का प्रचालन सामंजस्यपूर्ण नहीं रहा है। इसका संयुक्त वन प्रबंधन की समांतर प्रणाली और वन विभागों की शक्तियों और अन्य कानून जिनमें लघु वन उत्पादों पर राज्य के नियंत्रण और विनियम की व्यवस्था की गई है के साथ संघर्ष होता रहा है। तो ये जो कानून जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो जगह दिया है, धारा 3(1)(झ), जिसमें जंगल का प्रबंधन ग्राम सभा के माध्यम से, जो इस क्षेत्र में राष्ट्रीय वन उद्यान और नेशनल पार्क में भी ये काम किया जा सकता है, जो आदिवासी और जंगल को पास में लाता है। फिर यदि आप देखेंगे धारा 3(1)(ग), जो इस क्षेत्र में वन उपज संग्रहण करने के लिए जो प्रतिबंध 2003 से लगा है। छत्तीसगढ़ में मैं देखता हूँ सीता नदी उतंती में काम किया, 2003 से वहाँ तेंदू पत्ता तोड़ना, मोहलाई पत्ता इकट्ठा करना, महुआ बिनना, जो भी वन उपज संग्रहण कर 2003 से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। आज यदि आप 450 रुपया प्रति सैकड़ा तेंदू पत्ता का है, मगर वहाँ के जो 17 गांव हैं या सीता नदी के 34 गांव हैं, वहाँ तेंदू पत्ता संग्रहण नहीं कर पा रहे। वो जो जिसका रिश्ता जंगल से था, जिनका आजीविका जंगल से था, वो खत्म हो गए। मगर यदि प्रबंधन की बात है, वन उपज संग्रहण की बात है, ये यदि वन अधिकार कानून में मिल जाता है, उस ग्राम सभा को सामुदायिक अधिकार करने के बाद यदि मिल जाता है, तो प्रबंधन का भी अच्छा रिश्ता बनेगा और वन उपज संग्रहण करने का जो ये है वो भी होगा। मगर जो इस कानून में मेन है
कि ग्राम सभा तय करेगा कि जंगल का प्रबंधन हमें कैसे करना है। उसमें 4-1 कमेटी का जो CFMC की बात किया है, जिसमें 15 से 10 लोग CFMC बनेंगे, अपने गांव के मैनेजमेंट का प्लान तैयार करेंगे। ये सारा चीज इस कानून में जो दिया है, जो वन कानून में आदिवासी और जंगल का द्वंद्व पैदा किया था, उसको यदि हम FRA के तहत पास में ला सकते हैं, लोगों का रिश्ता और बढ़ा सकते हैं, और जंगल में लोगों की भागीदारी, जो आज जो जलवायु परिवर्तन है या जो विस्थापन का जो मामला है, उसका यही एक रास्ता है कि जब तक समाज को, ग्राम सभा को आप उसमें भागीदारी नहीं ला सकते हैं, तब तक आप न जंगल बचा पाएंगे, न जलवायु परिवर्तन जैसे समस्या से लड़ पाएंगे। क्योंकि जलवायु परिवर्तन में आपको काम करना है या उसमें जो हो रहा है उसके रोकना, इसका भी मार सबसे पहले उसी आदिवासी को पड़ेगा जो कम तबका का है। मगर इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। अब भागीदारी के मतलब ऐसा नहीं है कि लोग काम करेंगे और वन विभाग का, मेरा कहने का मतलब निर्णय करने का तरीका, उनकी पारंपरिक सीमा का जो हिस्सा है, उनकी परंपरा से चल रहा है, जंगल को किस तरह से वो लोग देखते हैं उनको। और उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके साथ साथ आपको वन विभाग के जो इतने साल किए हैं उनसे भी मदद लेते हुए, मगर दोनों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। तब हम FRA का सही क्रियान्वयन, जंगल का प्रबंधन ग्राम सभा के माध्यम से अच्छे से किया जा सकता। क्योंकि इन स्वामित्व अधिकारों को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पहचान प्रदान की गई थी, इन समुदायों के बाजारों से विभिन्न तरीकों के रिश्ते रहे हैं। कुछ मामलों में ग्राम सभाओं ने कीमत के निर्धारण और वहनीय कटाई अभ्यासों को निर्धारित करने के लिए बाजारों के साथ सीधे ही संपर्क करने की पहल की है। दूसरी ओर सामान्य अभ्यास, जिसमें सरकार द्वारा श्रम लागतों और समुदायों को बोनस आदि प्रदान किया जाता है और लघु वन उत्पादों की बिक्री से रॉयल्टी ली जाती है, वह आज भी अनेक जगहों पर कार्यशील है। जब बड़े निर्णय लेने की बारी आती है, चाहे यह कीमत के बारे में हो या कटाई को विनियमित करने के बारे में हो, ग्राम सभा और वन विभाग की सापेक्षिक भूमिकाओं का वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समुदायों के अधिकारों को ध्यान रखते हुए पुनः आकलन करने की आवश्यकता है। वनों के प्रबंधन का समुदाय के अधिकार का अन्य स्रोत ग्राम वन की अवधारणा हो सकती है, जिसे हमने भारतीय वन अधिनियम के संदर्भ में नोट किया था। राज्य सरकारें भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों को, जो रिहायश के अधिकारों और लघु वन उत्पादों की बुवाई और कटाई के अधिकारों को नियंत्रित करने से संबंधित है, स्थानीय वनवासी समुदायों को सौंप सकती हैं। एक बार जब अधिकारों को इस प्रकार से सौंप दिया जाता है और उन्हें इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन किया जाता है, तो ग्राम समुदाय इन अधिकारों को नियंत्रित करना शुरू कर सकती हैं। लेकिन इन नियमों की आलोचना इस कारण की गई है कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनों और वन उत्पादों के प्रबंधन के संबंध में ये स्थानीय समुदायों के अधिकारों और ग्राम सभाओं की शक्तियों को सीमित करते हैं। 2014 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्राम वन नियम इसका नवीनतम उदाहरण है। वनवासी समुदाय जैव विविधता प्रबंधन समितियों के माध्यम से जैविक संसाधनों के प्रबंधन में भी भागीदारी दे सकते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत भारत में स्थानीय निकायों द्वारा गठित किया जाता है। इन समितियों द्वारा जैविक विविधता के संरक्षण, वहनीय उपयोग तथा प्रलेखन को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें प्राकृतिक बांस का परिरक्षण और बुवाई के लिए विभिन्न पादपों की किस्मों का परिरक्षण शामिल है। वे अपने न्यायाधिकार के अंतर्गत आने वाले किसी क्षेत्र में वाणिज्यिक उद्देश्य से जैविक संसाधनों का दोहन
और संग्रहण करने के लिए किसी व्यक्ति पर प्रभार भी लगा सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने पहले पढ़ा था कि किस प्रकार से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जो कि भारत के जैविक संसाधनों और इन संसाधनों से संबंधित ज्ञान के लिए विनियामक निकाय है, का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि इस संबंध में की जाने वाली शोध और जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक दोहन से प्राप्त होने वाले लाभों का समान साझाकरण किया जाए। इसलिए जब इसके द्वारा इन संसाधनों को एक्सेस करने के अधिकारों या इन संसाधनों से संबंधित जानकारी या ज्ञान के आधार पर बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रदान किया जाता है, तो इसे यह सुनिश्चित करना होता है कि इसका अनुमोदन उन शर्तों के अधीन ही किया जाए जो इन जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों के समान साझाकरण को शामिल करते हों। ये शर्तें उन नियमों और शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए जिन पर इस प्रकार का आवेदन करने वाला व्यक्ति, संबंधित स्थानीय निकाय और लाभ के दावेदार, जो कि जैविक संसाधनों के संरक्षक होते हैं और इस प्रकार के जैविक संसाधनों के उपयोग के संबंधित ज्ञान और जानकारी के धारक, सभी सहमत हों। इस प्रकार स्थानीय समुदाय जैविक संसाधनों के प्रबंधन में भागीदारी दे सकते हैं यदि वे लाभ के दावेदार हैं। समान रूप से साझाकरण करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण लाभ के दावेदारों को संयुक्त स्वामित्व अधिकार, उत्पादन का स्थान, इस प्रकार के क्षेत्रों में शोध और विकास इकाइयों को प्रदान कर सकता है जिससे लाभ के दावेदारों के बेहतर जीवन यापन मानकों, मौद्रिक क्षतिपूर्ति के भुगतान तथा लाभ के दावेदारों को अन्य गैर मौद्रिक लाभों की प्रदायगी को सुगम बनाया जा सकेगा। यदि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा लागू की गई किसी शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो वह अपने अनुमोदन को रद्द कर सकता है। जैविक संसाधनों या इस प्रकार के संसाधनों से जुड़े ज्ञान के इस्तेमाल के संबंध में, जो कि जैव विविधता प्रबंधन समिति के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आता हो, निर्णय लेते समय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड्स को उस समिति के साथ अवश्य विचार विमर्श करना चाहिए। आइए अब वनों में उन जगहों के प्रबंधन के बारे में बात करते हैं जिन्हें संरक्षण के लिए निर्धारित किया गया है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्व या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक रिजर्व या वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास घोषित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, ग्राम सभाओं को भी वन्यजीवों, वनों तथा जैव विविधता, कैचमेंट यानी जल संभरण क्षेत्रों, जल संसाधनों और अन्य पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, वनवासी अनुसूचित जनजातियों के आवासों और विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रजातांत्रिक निर्णय लेने का अधिकार है। इस अधिकार में यह सुनिश्चित करने का अधिकार भी शामिल है कि ग्राम सभाओं द्वारा सामुदायिक वन संसाधनों की एक्सेस को विनियमित करने का निर्णय और किसी भी ऐसी गतिविधि को रोकने का निर्णय जो वन्य पशुओं, वनों और जैव विविधता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हो, का पालन किया जाए। इन शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए ग्राम सभाओं द्वारा वन्यजीव, वन तथा जैव विविधता की सुरक्षा के लिए अपने सदस्यों की समितियां गठित की जा सकती हैं। इन समितियों को सामुदायिक वन संसाधनों के लिए संरक्षण और प्रबंधन योजना को तैयार करना होगा, जिसे फिर समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों के साथ वन विभाग की कार्यशील और सूक्ष्म योजनाओं के साथ एकीकृत करना होगा। ये ग्राम सभा की कुछ सामान्य शक्तियां हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा ऐसे वन क्षेत्रों के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर कानून के अंतर्गत
निर्णय लिया गया है कि उस भूमि का उपयोग वन्यजीव संरक्षण के लिए होगा। महत्वपूर्ण टाइगर आवासों में वनों और वन संसाधनों का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण योजनाओं के अनुसार होना चाहिए। इस अपेक्षा के अलावा कि उन आवासों के बफर क्षेत्रों की सीमाओं को ग्राम सभाओं के साथ विचार विमर्श करके तय किया जाएगा, स्थानीय समुदायों को महत्वपूर्ण बाघ आवासों के नियंत्रण में सीमित अधिकार प्राप्त हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक रिजर्व और संरक्षण रिजर्व उन संरक्षित क्षेत्रों की श्रेणियां हैं जहां पर स्थानीय समुदाय की संरक्षण में बड़ी भूमिका है। इन क्षेत्रों को अलंघनीय स्थानों के लिए बफर जोन के रूप में या अलंघनीय जगहों के बीच में माइग्रेशन कॉरिडोर यानी प्रवास के एक रास्ते के रूप में सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से अधिसूचित किया गया है। संरक्षण रिजर्व के संरक्षण, प्रबंधन और रखरखाव के लिए राज्य सरकारों को संरक्षण रिजर्व प्रबंधन समितियों का गठन करना होगा। अन्य सदस्यों के अलावा इन समितियों में ऐसे प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए जिनके क्षेत्राधिकार में रिजर्व स्थित है तथा 3 प्रतिनिधि ऐसे गैर सरकारी संगठनों के होने चाहिए जो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करते हैं। सामुदायिक रिजर्व के संरक्षण, प्रबंधन और रखरखाव के लिए राज्य सरकारों को सामुदायिक रिजर्व प्रबंधन समितियों का गठन करना होगा। अन्य सदस्यों के अलावा समिति में ग्राम पंचायत या जहां पर इस प्रकार की पंचायत मौजूद नहीं है, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा नामित 5 सदस्य होंगे। सामुदायिक रिजर्व में समिति सामुदायिक रिजर्व के लिए प्रबंधन योजना तैयार करने और लागू करने के लिए और वन्यजीव के संरक्षण और रिजर्व में इनके आवास के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम है। ये समितियां वे संस्थान हैं जिनके माध्यम से स्थानीय समुदाय संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व के प्रबंधन में भागीदारी दे सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन समितियों की शक्ति और इन समितियों को गठित करने को प्रभावित करने की स्थानीय समुदायों की शक्ति सामुदायिक रिजर्व के मामले में अधिक है। अंत में हम वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास पर विचार करते हैं। महत्वपूर्ण बाघ आवासों की तरह सरकार को महत्वपूर्ण वन्यजीव आवासों की स्थापना करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम करना होता है। लेकिन एक बार जब उनकी स्थापना कर दी जाती है, तो ग्राम सभाओं के पास उनके नियंत्रण को प्रभावित करने की सीमित शक्तियां होती हैं। एक शर्त है जिसका सरकार द्वारा अवश्य पालन करना होता है, वह है कि एक बार जब वनवासियों को महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास से दूसरी जगह बसाया जाता है, तो राज्य या केंद्र सरकारों का यह दायित्व होता है कि वे उस भूमि को किसी अन्य उपयोग के लिए डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। इस बाध्यता को स्थानीय समुदाय न्यायालयों के माध्यम से लागू कर सकते हैं। और इसी के साथ वनों और वन संसाधनों के प्रबंधन में किस प्रकार से स्थानीय समुदाय भागीदारी दे सकते हैं, इस विषय से संबंधित इस लेक्चर की समाप्ति होती है। हमने 3 अलग अलग परिदृश्यों पर विचार किया है। पहले मामले में हमने सीखा कि किस प्रकार से समुदाय कुछ वन भूमि के गैर वन उद्देश्य के लिए डायवर्जन के उपरांत वन मंजूरी की शर्तों के अनुपालन की निगरानी कर सकते हैं। दूसरे मामले में हमने यह सीखा कि किस प्रकार से समुदाय उन वन क्षेत्रों के प्रबंधन में भागीदारी के लिए अपने अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिन्हें संरक्षण के लिए विशिष्ट रूप से तय नहीं किया गया है। वे संयुक्त वन प्रबंधन नीतियों के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त विशेषाधिकारों और धारण और प्रबंधन करने के अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और लघु वन उत्पादों की बिक्री करने के अधिकारों और जैविक संसाधनों के शासन में भागीदारी देने के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरे मामले में हमने यह सीखा कि
कि किस प्रकार से समुदाय ग्राम सभाओं की सामान्य शक्तियों तथा उन समितियों जो सामुदायिक रिजर्व और संरक्षण रिजर्व का प्रबंधन करती हैं के माध्यम से संरक्षण क्षेत्रों के प्रबंधन में भागीदारी दे सकती हैं। इसे देखने के लिए आपका धन्यवाद।